Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 18th of March 2023. First news है government worry on EPS gap between benefits and contribution shifting demographics. तो क्या वरी है? बेसिकली जो एक्चुअरियल डेफिसिट है, एक्चुअरियल डेफिसिट क्या होता है? जो यहाँ पर बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तो ये मैनेजेबल है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पेंशनर्स भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो ये यहाँ पर वरी है। द एक्चुअरल डेफिसिट और द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मेंबर्स मे बी मैनेजेबल नाउ, लेकिन ये आने वाले डेकेड में इंक्रीज होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ पेंशनर्स भी इंक्रीज होंगे। The government is keen to ensure this does not jeopardize social security for low wage earners. ईपीएस क्या है? ईपीएस एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है जो कि ईपीएफओ के द्वारा ऑफर की जाती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को। A high actuarial deficit in the employees pension scheme reflecting the gap between the net present value of contribution and benefits and a progressive increase in the number of pensioners going forward, ये यहाँ पर ईपीएफओ के लिए कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किया था कि यहाँ पर मेंबर्स को थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाए और मेंबर्स यहाँ पर ऑप्ट कर सकें हायर पेंशन के लिए। द प्रोजेक्टेड डिफरेंस बिटवीन द NPV ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड NPV ऑफ बेनिफिट इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि फंड ने क्यों अपोज किया था इट इन अपील्स इन द अर्लियर कोर्ट केसेस। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है जिसने कुछ रिलीफ तो प्रोवाइड किया ईपीएफओ को। बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स या पेंशनर्स जो कि गेन कर सकते हैं फ्रॉम हायर पेंशन ऑप्शंस, ये यहाँ पर कम हो गए। इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले समय में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ पेंशनर्स हैं ये भी इंक्रीज होंगे। In a defined benefit scheme, the actuarial deficit is the difference between the fund's asset and the present value of its liabilities. EPS जिसको कि EPFO डिस्क्राइब करता है कि ये एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, लेकिन एक्चुअली ये जो स्कीम है ये ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स डिफाइंड बेनिफिट देन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं आगे। सऊदी ईरान डील फॉर रीजनल स्टेबिलिटी डजेंट इम्पिंज दिल्ली इंटरेस्ट। तो ईरानियन एम्बेसडर टू इंडिया, इनका ये कहना है कि ज़रूर यहाँ पर सऊदी और ईरान के बीच में डील हुई है जिसको कि चाइना ने ब्रोकर किया है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इंडिया के साथ ईरान के रिलेशंस हैं। और ये चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पर चाबहार प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, और इनका ये कहना है कि इंडिया भी यहाँ पर काम करना चाहता है। दोनों ही साइड की तरफ से यहाँ पर कुछ डिलेज हुए, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ अब चाबहार पोर्ट के ऊपर काम शुरू करेंगे। आई थिंक इट शुड नॉट बी अ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इस डील के बाद जो पर्शियन गल्फ रीजन है यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। द होल रीजन, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE एंड डिफरेंट अरब स्टेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये सबके लिए बेनिफिशियल है कि इनके बीच का जो गैप है ये यहाँ पर ब्रिज हो। सऊदी अरेबिया हैज़ अ ह्यूज इकॉनमी। सऊदी अरेबिया G20 का मेंबर है और सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारा पैसा है ईरान में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑन द चाबहार पोर्ट, द एनवॉय सेट ईरान बिलीव्स कि इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच है चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर। India moots action plan to mark 2023 as Year of Tourism Development at SCO Summit. तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो इंडिया ने क्या आइडिया मूट किया है? तो बेसिकली इंडिया ने ये कहा है एक्शन प्लान टू मार्क कि 2023 को मार्क किया जाए एज द ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO। काशी को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। ऑफिशियल से द रिकॉग्निशन, अब इस रिकॉग्निशन की वजह से क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर काशी को डिक्लेयर कर दिया कि फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है, तो बेसिकली यहाँ पर टूरिज्म इंक्रीज होगा। ग्लोबल टूरिस्ट मैप में इसकी यहाँ पर प्रोमिनेंस इंक्रीज होगी। द इनिशिएटिव विल हाईलाइट द स्पिरिचुअल, मिस्टिक एंड नॉलेज एस्पेक्ट्स ऑफ काशी। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ SCO हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, ये होगी कजाकिस्तान में 2024 में। Next at 22 Army Chiefs representatives to participate in first ever India Africa Chiefs Conclave। तो इंडिया अफ्रीका चीफ्स कॉन्क्लेव होने वाली है। तो बेसिकली इंडिया का यहाँ पर एफर्ट है कि जो इंडिया है ये वेपन्स को एक्सपोर्ट कर सके अफ्रीका को। बेसिकली यहाँ पर अफ्रीका एक मार्केट बन सकता है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। द इवेंट्स कम अमिट इंडियाज कंसिस्टेंट एफर्ट्स कि हम यहाँ पर डिफेंस टाइज इंक्रीज करें अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। इंडिया अफ्रीका को एक मेजर मार्केट की तरह देखता है जहाँ पर हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो अफ्रीकन आर्मीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं
ये यहाँ पर इन्हेंस है, तो बेसिकली हम यहाँ पर जो अफ्रीकन आर्मीज़ है उसका कैपेसिटी इन्हेंसमेंट भी करें, तो इंडिया इसके ऊपर भी काम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हैज़ बीन वर्किंग ऑन एड्रेसिंग द कैपेसिटी इन्हेंसमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अफ्रीकन आर्मीज़। फिर यहाँ पर एफ इंडेक्स की बात की गई। एफ इंडेक्स क्या है? ये अफ्रीकन इंडिया एक्सरसाइज है जिसका कि सेकेंड एडिशन होगा 2023 में। The second edition of Africa India exercise which will see participation of contingents from more than 20 countries, और ये मार्च 21 से लेकर मार्च 29 के बीच में होगी। आगे चलते हैं, द टॉप सोल्यूशन, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अनियन, पोटैटो, टमाटो, इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राइस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन पहले तो सिर्फ यहाँ पर टीओपी के लिए ही था, टमाटो, अनियन, पोटैटो के लिए था। बाद में इसको यहाँ पर 22 पेरिशेबल ग्रेन्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, इसके स्कोप को एनलार्ज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पेरिशेबल ग्रेन्स है इनमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ये कम नहीं हो रहा है, वोलेटिलिटी यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रही है। और वोलेटिलिटी अगर रिड्यूस हो भी रही है तो फार्मर्स को यहाँ पर प्राइसेस बहुत कम मिल रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? In the 2018-19 Union Budget, the Narendra Modi government announced a new Operation Greens scheme in tomatoes, onion, potatoes. The aim was to develop a value chain, और जिसकी वजह से जो ये 3 बेसिक वेजिटेबल्स हैं इनमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन है इसको रिड्यूस किया जा सके। बिसाइड्स यहाँ पर जो फार्मर का रियलाइजेशन है, बेसिकली फार्मर को जो यहाँ पर इनकम हो रही है इसको भी इंक्रीज़ किया जा सके। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन जो थी इसके स्कोप को एनलार्ज कर दिया गया टू 22 पेरिशेबल ग्रेन्स इन द 2021-22 बजट। नॉट इवन अ थर्ड ऑफ द मनीज एलोकेटेड फॉर द स्कीम, ये अभी तक खर्च हुआ ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर टीओपीएस में अगर हम देखें तो क्या है? क्या लैक ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम है? नहीं। क्या प्रोसेसिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम है? तो नहीं। ये दोनों तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है क्या? While investments in farm gate, agri logistics and storage cum processing infrastructure need to be encouraged, लेकिन फार्मर्स को एक प्राइस एश्योरेंस भी देने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत यहाँ पर क्या है? प्राइस एश्योरेंस की। तो जिस तरीके से यहाँ पर एमएसपी अनाउंस किया जाता है वीट के, पैडी के लिए, शुगर केन के लिए, ये इन क्रॉप्स के लिए तो नहीं होता है। तो दिस इज मोर सो फॉर हॉर्टिकल्चर, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स हु डू नॉट एंजॉय एनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेनिफिट्स। एंड अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सरकार को यहाँ पर प्राइस एश्योरेंस देने की ज़रूरत है, इनकम एश्योरेंस देने की ज़रूरत है। द फ्यूचर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर लाइज इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर, और जिसकी वजह से ग्रेटर कंजम्पशन भी होगा फूड्स का, इनकॉर्पोरेटिंग, जिसमें प्रोटीन्स हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, ना कि सिर्फ कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स हो। बट दैट कांट हैपन अगर प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर प्राइसेस कुछ ऐसे मिलें जो कि डिस्करेज करें उनको इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। परहैप्स डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट्स और पर हेक्टेयर डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्स, ये यहाँ पर वे फॉरवर्ड हो सकता है। एक स्कीम में डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट एक कंपोनेंट होता है। अगर आपको उस स्कीम का नाम पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है अ हिस्ट्री ऑफ पुअर चॉइसेस, वी नीड टू रीथिंक हाउ वी डेजिग्नेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि जब से यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आई है हमने डी कॉलोनाइजेशन होता हुआ देखा है। कैसे डी कॉलोनाइजेशन होता हुआ देखा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर लचित बारफुकान की बात की जाती है, किंग सोहल देव की बात की जाती है, रानी दुर्गावती की बात की जाती है, अनंगपाल तोमर जो कि फाउंडर किंग है दिल्ली के, इनकी स्टोरी को हाईलाइट किया जाता है। जबकि इससे पहले जो अनंगताल हैं इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया था। इट हेल्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एट द सिंधु सरस्वती साइट ऑफ धोलावीरा एंड अनवील्ड अ न्यू शिवाजी एरा इंस्पायर्ड नेवल इंसिग्निया। तो बेसिकली यहाँ पर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है डी कॉलोनाइजेशन हमें होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर कोई भी सिंबल स्लेवरी का है तो उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। The way in which we have created a list of 3,695 monuments of national importance has some interesting facets. For example, the Samadhi in Satara of Maratha Queen Tarabai Bhosle, ये ruins में है. No one thought it deserves the honor of being declared a monument of national importance. कोई भी सिंगल मॉन्यूमेंट कनेक्टेड नहीं है विद द स्ट्रगल्स ऑफ दलित्स एंड बी आर अम्बेडकर्स लाइफ जिसको कि आपने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। नो प्रपोजल टू द इफेक्ट, इसको अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। आफ्टर अ डिटेल्ड साइट इंस्पेक्शन बाय द एनएमए, गवर्नर ऑफ केरला रिकमेंडेड कि जो बर्थ प्लेस है आदि शंकरा का, इसको यहाँ पर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इस रिकमेंडेशन पर रिस्पॉन्ड भी नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर बात की गई है राजस्थान के मानगढ़ हिल्लॉक की। तो मानगढ़ हिल्लॉक यहाँ पर क्या हुआ था? बेसिकली यहाँ पर मैसेकर किया गया था भील्स का बाय द ब्रिटिश आर्मी, और अभी इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है कि इसको यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह डिक्लेयर किया जाए। देयर आर मोर देन 100 मॉन्यूमेंट्स लाइक तोता मैना की कबर एंड दादी पोती का गुम्बद
विच हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री, और नहीं पता है कि इसको यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि डिक्लेयर किया गया है कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, लेकिन कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि इनको क्यों मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह डिक्लेयर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद गोरी के सेनापति की छतरी, हु डिसाइडेड द मॉन्यूमेंट्स लाइक दिस आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड इसके बाद अगर आपने एक बार डिसाइड कर भी लिया है कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो उसका रिव्यू क्यों नहीं होता है। नॉट अ सिंगल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम कश्मीर लाइक द मार्तन टेम्पल एंड हरवन मॉनेस्ट्री was ever recommended to be declared as a UNESCO World Heritage Sites। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है आपको इस डिसीजन को रिव्यू करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। नेक्स्ट है इन अ फॉरेस्ट एंड एलिफेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है एलिफेंट विस्परर्स। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पार्क का नाम मेंशन है जो कि है मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये है तमिलनाडु में। और यहाँ पर एक ट्राइब मेंशन है जो कि तमिलनाडु में रहती है जिसका नाम है कटुनायकन ट्राइब। नेक्स्ट है एन इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन। तो कल हमने डिस्कस किया था, यूएस ने ये कहा है, यूएस बेसिकली एक्सेप्ट करता है मैक-महोन लाइन को। इसका मतलब ये है कि यूएस ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का। तो ऑथर ने कहा ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है। अब ये इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन क्यों है? क्योंकि बेसिकली जो अक्साई चिन वाला एरिया है ये यूएसए का मानना है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ऑथर का ये कहना है कि अक्साई चिन भी इंडिया का एरिया है, आप ये भी मानो, बेसिकली ये भी आप बताओ कि ये यहाँ पर इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का। आप इसको डिस्प्यूटेड क्यों दिखा रहे हो? अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो चाइना के एक्सपेंशनिज्म की, तो वहाँ पर भी तो चाइना ने एक्सपेंशनिज्म ही किया है। This is not the first time a resolution regarding Chinese aggression has been moved into the US Senate. The latest resolution reaffirms is noteworthy in that it also covers recent military provocations and aggressions by the PLA that have upended India-China relations। और basically China dual uses villages बना रहा है along the border areas of अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट ईयर चाइना ने ट्रांसग्रेशन भी किया था अरुणाचल प्रदेश में, और चाइना का ये कहना है कि ये हमारा तवांग है। इट ऑल्सो अंडरलाइंस चाइनाज क्वेश्चनेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर दलाई लामा विजिट करते हैं या तो कोई पार्लियामेंटेरियन विजिट करता है या तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजिट करते हैं, तब भी यहाँ पर चाइना कहता है कि कैसे विजिट कर सकते हैं, ये तो हमारा एरिया है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी मैप्स क्लियरली शो कि जो अक्साई चिन और बाकी यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर इसको डिस्प्यूटेड दिखाता है। तो यूएस इसको क्यों डिस्प्यूटेड दिखाता है? इसको भी यहाँ पर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट की तरह ही दिखाना चाहिए। तो चाइना ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है इंडियन टेरिटरी को लद्दाख में, और इसके अलावा जो यहाँ पर पीओके का एरिया है इसको भी यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान से लिया है। And a further 5,180 square kilometer of Indian territory in Pakistan occupied Kashmir through the so-called agreement on the boundary between China, Xinjiang and the contiguous areas concluded in Beijing on March 2, 1963. What's new in NASA's new space suit? अब ये space suit important नहीं है, यहाँ पर आर्टेमिस मिशन important है। तो बेसिकली यहाँ पर यूएसए ने ह्यूमंस की लैंडिंग की थी मून पर 1972, और उसके बाद ये यहाँ पर यूएसए का दूसरा अटेम्प्ट होगा। आर्टेमिस मिशन नासा's फर्स्ट अटेम्प्ट एट लैंडिंग ह्यूमंस ऑन द मून आफ्टर 1972। तो यहाँ पर जो नए सूट्स बनाए गए हैं इसको यहाँ पर वेयर किया जाएगा बाय द एस्ट्रोनॉट्स। आर्टेमिस 3 मिशन द प्रोग्राम्स फर्स्ट मून लैंडिंग जो कि शेड्यूल है 2025 के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहाँ पर ट्रेन के फर्स्ट एसी में आप अपने डॉग को अपने साथ ले जा सकते हो, आप अपने कैट को अपने साथ ले जा सकते हो, आपको यहाँ पर कितनी बर्थ बुक करनी पड़ेगी ये सब बताया गया है। करंट इन्फ्लुएंजा स्पाइक। तो अब इन्फ्लुएंजा स्पाइक क्यों हो रही है? तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ चिप्स। तो बेसिकली बुक के बारे में है कि ये वाली बुक आप बाय कर लो, आपको दिख रहा होगा, द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बीजेपी मूव टू गेट राहुल सस्पेंडेड, व्हाट इज द स्पेशल प्रोब पैनल। तो ये जो यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंबर्स को यहाँ पर कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, एथिक्स कमेटी क्या होती है, ये सब हम देख लेते हैं। 2005 में एक प्राइवेट टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन एयर किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में हमें क्या दिखा था कि 10 लोकसभा और एक राज्यसभा का एमपी था, इनका ये कहना था कि आप हमें कैश दो और जो आप कह रहे हो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर पार्लियामेंट में पूछ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछने के लिए यहाँ पर कैश ले रहे थे। ऑन December 12, 2005, a private TV channel aired a sting operation carried out by the online portal Cobra Post that purported to show 10 Lok Sabha and 1 Rajya Sabha MP accepting cash in return for asking questions। और उसके बाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करती 5 member कमेटी विद कांग्रेस एट इट्स हेड। राज्यसभा में यहाँ पर जो प्रोब की गई थी ये एथिक्स कमेटी के द्वारा की गई थी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी, इस कमेटी को राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1997 में और लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2000 में। इसका काम क्या है? तो ये एनफोर्स करती है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और इसके अलावा अगर मिसकंडक्ट होता है तो उसको एग्जामिन करती है, और उसके बाद ये रेकमेंड करती है कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये कमेटी यहाँ पर एंगेज होती है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए और कैसे पार्लियामेंट में डेकोरम मेंटेन किया जाए।
नेक्स्ट हम वर्ल्ड पेज पर चलते हैं। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिट करने वाले हैं रशिया को। चाइना रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है और यहाँ पर जो चाइना है रशियन ऑयल लगातार खरीद रहा है, जबकि रशिया के ऊपर सेंक्शंस लगाए गए हैं बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है ये यूक्रेन से ग्रेन्स को भी बाय करता है। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो चाइना है ये वेपन्स दे सकता है रशिया को। तो बेसिकली यहाँ पर यूएसए ने ये कहा कि अब वेपन्स देने के बारे में सोच भी मत लेना। तो चाइना का ये कहना है कि आप यहाँ पर लगातार वेपन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो यूक्रेन को। तो ये यहाँ पर चाइना ने क्वेश्चन किया है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताया गया। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आपको कुछ आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन में। पहला, ये इंडिया की पार्टी है या नहीं है। क्या यहाँ पर जो ये यूएन का पार्ट है या नहीं है। क्या यूएन इसका जूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर सकता है। ये सारे क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसने यहाँ पर हाथ मिला लिया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ और ये यहाँ पर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने देख लिया। सेबी टू प्लग गैप्स दैट अलाउ फाउंडर्स कैन टू ओन स्टॉक ऑप्शंस। यहाँ पर बात की गई ईएसओपी की। ईएसओपी क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ये क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है कंपनी का उसको यहाँ पर कुछ शेयर्स दिए जाते हैं। अब उसको कुछ शेयर्स क्यों दिए जाते हैं, बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के साथ दिए जाते हैं कि अगर एम्प्लॉय के पास कंपनी के शेयर्स होंगे तो एम्प्लॉय के पास मोटिवेशन होगा काम करने के लिए और वो पूरे मन से काम करेगा और जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगी। The capital market regulators, SEBI, is planning to change its rules to address concern around founders and family members of tech और ऐप-based startups जो कि शेयर्स ओन कर रहे हैं अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसको कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। बेसिकली सेबी नहीं चाहता है कि जो फाउंडर्स हैं ये स्टॉक ऑप्शंस को ओन करें इफ़ दे हैव राइट अकिन टू दोज एंजॉयड बाई प्रोमोटर्स। अगर हम यहाँ पर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं ओवर द कंपनी, एडवाइस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और इसके अलावा इनके पास राइट होता है कि ये डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये ईएसओपी को ओन नहीं कर सकते हैं बट आर बार्ड फ्रॉम ओनिंग ईएसओपी। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये आपको जरूर पता होना चाहिए। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान एज पर करंट रेगुलेशंस डायरेक्टर हु ईदर हिमसेल्फ थ्रू हिज रिलेटिव और एनी कॉर्पोरेट बॉडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड करता है 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो ये एलिजिबल नहीं है स्टॉक ऑप्शंस को रिसीव करने के लिए। तो ये करंट रेगुलेशन का ये जो रेगुलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए, जो प्रोविजन ये पता होना चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स एंड उसके बाद आप पे कर सकते हो वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशनड ईमेल आईडी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।